नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के बिहार करंट अपडेट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से बिहार के हाल फिलहाल की घटनाओं पर आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, कोशिश करिएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लगातार देते चलिए और हो सके तो उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि इस बार दीपावली के शुभ अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास छूट लेकर के आया है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर आपको मिलेगी पूरे 40% की छूट। ये छूट 26 से 28 अक्टूबर यानी 26, 27 और 28 अक्टूबर को आपको उपलब्ध रहेगी, और इस छूट का पूरा लाभ उठाने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ ही आप इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501, और साथ ही 8010440440। इन नंबर पर भी कॉल करके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा, छूट रहेगी 26, 27 और 28 अक्टूबर को। तो 40% का डिस्काउंट है। इस छूट का लाभ जरूर उठाइए और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो बिहार की करंट घटना से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? रसेल वाइपर सांप के डसने से क्या प्रभाव हो सकता है या क्या प्रभाव हो सकते हैं? आपके ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंतरिक रक्तस्राव। दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों पर प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है किडनी विफलता, और चौथा है उपर्युक्त सभी। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को सही जानने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, रसेल वाइपर सांप का जो जहर है वो किस प्रकार के प्रभाव डालता है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अब इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में एक व्यक्ति को सांप ने डसा। उसके बाद वो व्यक्ति उस सांप को गले से पकड़ करके अस्पताल में पहुंचा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल हुई, और इसके कारण ही हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि रसेल वाइपर सांप का जहर किस प्रकार से असर डालता है। रसेल वाइपर सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में भी आता है। तो रसेल वाइपर सांप भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसको दबोया सांप भी कहते हैं। इसका जो जहर जो है वो हेमोटॉक्सिक होता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, और किडनी की विफलता भी हो सकती है, गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। सांप के काटने से गंभीर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, सूजन आ सकती है, और रक्तस्राव जैसा अभी आपको बताया ये चीजें भी हो सकती हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे व्यक्ति की अंततः मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम विष और प्रतिविष यानी जहर और जहर को काटने के लिए जो एंटी वेनम होता है उसके बारे में बात करें, तो रसेल वाइपर का जो विष होता है, उसका जो जहर होता है, वो रक्त के थक्के, खून के थक्के को बाधित करता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता है, यानी इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसके काटने पर। अगर हम एंटी वेनम उत्पादन की बात करें कि एंटी वेनम यानी जहर प्रतिरोधी किस प्रकार से बनाया जाता है, इस तरह की जहर से अगर कोई पीड़ित हो जाता है, अगर कोई सांप डस लेता है, तो सांपों से जो जहर निकाला जाता है, जो विष निकाला जाता है, उसे जानवरों में इंजेक्ट किया जाता है। सामान्य तौर से घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, और घोड़े के शरीर से जो एंटीबॉडी इस जहर का मुकाबला करने के लिए स्रावित होती है, इस एंटीबॉडी से ही एंटी वेनम का निर्माण होता है। इस एंटीबॉडी को एंटी वेनम बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है, जिसका प्रयोग लोगों के इलाज में होता है। अगर हम रसेल वाइपर सांप को देखें तो क्या ये किसी प्रकार से इसको संरक्षण की आवश्यकता है, या जैव विविधता में इनकी लगातार भूमिका रहती है? आप जानते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनकी जैव विविधता के दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो कि अलग अलग वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, अलग अलग तरह के, उस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। पहले ये अनुसूची 2 में था, लेकिन हाल ही में जो अनुसूचियों में बदलाव हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, उसके अनुसार ये अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। कई जगह पर अनुसूची 2 देखने को मिलेगी, लेकिन लेटेस्ट जानकारी के अनुसार रसेल वाइपर को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, और वाइपर की कई प्रजातियां हैं जो कि अनुसूची 2 में शामिल है। बिना अनुमति के इन सांपों को संभालना, पकड़ना
नुकसान पहुंचाना अवैध माना जाता है। और इसका मतलब अनुसूची 1 में शामिल करने का मतलब ये भी है कि भारत सरकार की तरफ से इनको उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इनकी जैव विविधता में भूमिका भी होती है। एक और खबर बिहार के संदर्भ में लगातार चर्चा में रही, वो है जहरीली शराब को लेकर के। आप जानते हैं कि हाल ही में सिवान और सारण जिले में बहुत बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब से प्रभावित हुए और मारे गए। जहरीली शराब को सामान्यतः आप हूच के नाम से भी जानते हैं, और हूच के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस तरह की शराब अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, उसकी एक आदिम जनजाति है, एक बहुत पुरानी जनजाति है जिसका नाम है हुचिनो। तो वो इस तरह की घर पर ही बनने वाली शराब का इस्तेमाल करते थे। बहुत ही एक प्रभावी शराब का निर्माण होता था घर पर ही। उसी हुचिनो से हूच शब्द आया है, लेकिन सामान्यतः इसका मतलब यहाँ पर निकाला जाता है अवैध शराब या जहरीली शराब, जिससे व्यक्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें मेथनॉल की मात्रा होती है और मेथनॉल शरीर में बहुत आसानी से प्रोसेस नहीं होता। प्रश्न क्या है आपका, हूच यानी जहरीली शराब का मानव शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है? आपके ऑप्शंस क्या है? कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता बाधित होती है, दूसरा है मस्तिष्क क्षति होती है, देखने की क्षमता पर प्रभाव होता है, या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इस प्रकार से है कि जो जहरीली शराब जिसको हम हूच कहते हैं, उसका निर्माण गुड़ या अनाज जैसे किफायती कच्चे माल को किण्वित करके यानी फर्मेंटेड करके और आश्वित करके यानी डिस्टिल्ड करके बनाई जाती है। उत्पादन में तेजी लाने या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके प्रभाव को, शराब के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। सामान्यतः जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है उसमें आप देखेंगे कि उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। इथेनॉल हमारे शरीर में बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, इसलिए उसके नकारात्मक प्रभाव सीमित होते हैं। लेकिन अगर किसी शराब में आप मेथनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो मेथनॉल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उस तरह से प्रोसेस नहीं होता और फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। और जब फॉर्मिक एसिड का जो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो बेहद ज्यादा नकारात्मक होता है। ये हमारे शरीर को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मेथनॉल शरीर में घातक विषाक्तता उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बिहार में सख्त शराबबंदी कानून के बावजूद भी शराब का कारोबार बहुत तेज हुआ है, और शराब इसका कारण है कि शराबबंदी का जो प्रभावी कार्यान्वयन बिहार में होना चाहिए था वो कार्यान्वयन नहीं हुआ। शराबबंदी लागू तो हुई लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कहते हैं कि जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए इसका बेहतर विनियमन करना, इस पर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस इस तरह की शराब के निर्माण को रोके और जहां पर इस तरह का निर्माण होता है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई करे। अगर हम निषेध कानून की बात करें तो बिहार में 2016 से ही बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के अंतर्गत शराब पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में शामिल लोगों के लिए भारी जुर्माना और कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला कब आयोजित होता है? बिहार का एक प्रमुख मेला है, प्रमुख पशु मेला है। तो ये कब आयोजित होता है? दीपावली पर, कार्तिक पूर्णिमा पर, होली पर, या मकर संक्रांति पर? सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे अब हम चलते हैं, उत्तर बाद में बताएंगे, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं और व्याख्या से ही आपको उत्तर पता लग जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में ही आपको उत्तर की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसको हम सोनपुर पशु मेले के नाम से जानते हैं। हिंदुओं द्वारा पवित्र स्थान माने जाने वाले हरिहर नाथ मंदिर में पर्यटक पवित्र स्नान करते हैं और प्रार्थना करने आते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी इसको जाना जाता है, और इसका जो इतिहास है वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, और इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से भी है। आप जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के जो शासक थे, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा भी ऐसा माना जाता है कि सोनपुर पशु मेले में हाथी और हाथियों का एक तरह से हाथी खरीदे जाते थे, हाथी और घोड़े खरीदे जाते थे। अगर हम इसके मेले की आकार और अवधि के बारे में बात करें तो
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको माना जाता है और 15 से 30 दिनों तक लगातार ये मेला चलता रहता है। विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर एक हाथी बाजार भी लगता है या और उस हाथी बाजार में हाथियों का कानूनी रूप से व्यापार संभव होता है। इसके अलावा कुत्ते, भैंस, बंदर, टट्टू यानी खच्चर, खरगोश और पक्षी जैसे जानवर भी इस मेले में आते हैं। अतिरिक्त आकर्षण क्या है, कई तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, जैसे वस्त्रों से संबंधित स्टॉल, फर्नीचर, खिलौने, बर्तन, कृषि उपकरण, आभूषण और हस्तशिल्प बेचने वाले स्टॉल भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो सोनपुर पशु मेले के बारे में हमने बात कर ली और ये आने वाला है नवंबर महीने में ही, आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आएगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है? उत्तर है बिहार। बिहार क्यों है? क्योंकि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। कई तरह के प्रस्ताव हाल ही में बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किए थे, मंजूरियां कई योजनाओं को प्रदान की गई थी। 36 तरह के प्रस्तावों को पास किया था, जिसमें से एक अहम योजना है मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024, जिसको मंत्रिमंडल की मंजूरी हासिल हुई है। बिहार में आने वाले पर्यटक गांवों और शहरों के घरों में ठहर सकेंगे। योजना के तहत घरों के एक हिस्से को गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा, जिसके तहत 1 से लेकर 6 कमरे और 2 से लेकर 12 बेड होने अनिवार्य हैं। साथ ही ब्रेड और ब्रेकफास्ट की भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के मकान मालिकों को पर्यटन विभाग से निबंधन कराना होगा और यह भी देखा जाएगा कि पर्यटन स्थल से संबंधित घर की दूरी कितनी है, कितने कमरों का घर है, वहां कौन कौन सी सुविधाएं हैं, सुरक्षा और सफाई की क्या व्यवस्था है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पर्यटन केंद्र से अधिकतम 5 किलोमीटर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी में आने वाले घर इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं। इस प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। तो एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के अंतर्गत इस योजना का आने वाले समय में विशिष्ट महत्व हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोशल रजिस्ट्री योजना को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और बिहार। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है वो बिहार ही होगा। तो सोशल रजिस्ट्री योजना के बारे में सामान्य तथ्य पता करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में नीतीश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत बिहार के लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। हर परिवार उसके सदस्यों का एक यूनिक नंबर यानी आईडी बनेगा। इसी के जरिए उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कि कौन सा व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा रहा है और साथ ही नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। अगर हम इसके और तथ्यों पर बात करें तो और तथ्य इस प्रकार से हैं कि छात्रवृत्ति, पेंशन और विभिन्न सब्सिडी सहित सभी सरकारी लाभों को इस योजना के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाएगा। एक बार परिवार और सदस्य आईडी तैयार हो जाने और सत्यापित हो जाने के बाद योजनाओं का फायदा तेजी से मिलने लगेगा। साथ ही इसमें फर्जीवाड़े और दोहराव की गुंजाइश भी कम रहेगी। इससे एक आदमी को एक सरकारी योजना का एक बार ही लाभ मिल सकेगा, क्योंकि उसकी लॉगिन आईडी में सभी योजनाओं की पूरी जानकारी विद्यमान रहेगी और फर्जीवाड़े से निपटने में मदद मिलेगी। इससे योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी, उन्हें लक्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे योजना का लाभ पूरी तरह से सही व्यक्ति को मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोइनुल हक स्टेडियम कहां पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है आपको यह बताना है। सिवान, भोजपुर, गया या पटना? इसका उत्तर है पटना। ये चर्चा में अलग अलग कारणों से आया है और चर्चा में आने का कारण है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा एक मंजूरी प्रदान की गई है। पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण होगा। ये एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहार में क्रिकेट स्टेडियम के अंतर्गत इसका विशेष महत्व है। अगर किसी भी राज्य में आपने देखा होगा कि क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ी संख्या में लोग क्रिकेट देखना पहुंचते हैं और इससे उस स्थान की राजस्व व्यवस्था और बाजार प्रणाली को मदद मिलती है, आर्थिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो
उसके अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। नए सिरे से निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को स्टेडियम लीज पर सौंपा जाएगा और मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीसीसीआई से करार यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई और कुल इस बैठक के दौरान 25 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। तो हाल ही में ये बैठक संपन्न हुई है और हाल ही में ये बैठक संपन्न हुई है तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कई तरह के प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें एक स्टेडियम से संबंधित उसके निर्माण से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के अपर सचिव ने ये जानकारी दी है कि जो स्वीकृत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रारूप में कई तरह के प्रावधान हैं और एक प्रावधान ये है कि स्टेडियम के निर्माण के लिए बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जो करार होगा वह 1 रुपए की दर पर होगा और ये प्रावधान जो है 7 वर्ष तक रहेगा। 7 वर्ष के बाद लीज की अवधि 30 वर्ष तक की हो सकेगी। इस दौरान जो लाभ होगा उसमें 50% की हिस्सेदारी बीसीसीआई की होगी और 50% की हिस्सेदारी राज्य सरकार को प्राप्त होगी। 30 वर्ष की इस लीज अवधि को आगे और 30 वर्ष तक के लिए भी बढ़ाया जा सकेगा, विस्तारित किया जा सकेगा। करार के अनुसार 1 वर्ष में 1/3 निर्माण करना होगा, दूसरे वर्ष में आधा और तीसरे वर्ष में स्टेडियम का नए सिरे से पूरा निर्माण करना होगा। इस स्टेडियम का अगर निर्माण हो जाता है तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी बिहार में इस स्टेडियम में हो सकेंगे और आप जानते हैं कि रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण, राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी इस तरह के स्टेडियम बनते हैं और इसीलिए इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पटना जिले से लगती है? आपके ऑप्शंस क्या है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या नवादा। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब हम इस जिले को देख लेते हैं, पटना जिले की अवस्थिति कहाँ पर है। आप ये देख सकते हैं कि पटना जिले की अवस्थिति ये इस प्रकार से पटना जिला पड़ता है। तो किस जिले की सीमा इस पर लगती है? अगर हम वैशाली की स्थिति देखें तो यहाँ पर है, मुजफ्फरपुर यहाँ, दरभंगा यहाँ और नवादा यहाँ पर है। तो एक ही जिले की सीमा लगती है, वो है वैशाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब ये आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ये अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। प्रश्न क्या है? बिहार के किस जिले की सीमा झारखंड राज्य से लगती है? आपके ऑप्शंस क्या है? अरवल, बक्सर, पूर्णिया या बांका। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।